हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। संविधान की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम भाग 4 और भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसमें अनुच्छेद 43 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनका बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भाग 4 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 43 ए है तो बाद में जोड़ा गया। देखिए अनुच्छेद 43 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इस बात का उल्लेख है। मतलब आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में देखे होंगे एक यूनियन टाइप की संस्था रहती है, ठीक है। कुछ लोगों का संगठन होता है, वो यूनियन के रूप में रहते हैं और उनका समय समय पर चुनाव होता है, जिससे कि कंपनी को ये पता लगता है कि कंपनी के प्रति लोगों की सोच क्या है। तो इसके लिए समय समय पर चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 43 बी। अनुच्छेद 43 बी है तो बाद में कब जोड़ा गया? 97 संविधान संशोधन 2012, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। 97वां संविधान संशोधन 2012 और इसके अंतर्गत जो हमारी सहकारी समिति हैं, सहकारी समिति कि राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 43 बी में। देखिए सहकारी समिति वो समिति होती हैं जो लोगों द्वारा या तो कोई संगठन बना लिया गया, ठीक है, उनको हम सहकारी समितियों की संज्ञा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग शहरी या ग्रामीण लोग आपस में आर्थिक गतिविधि के लिए एक संगठन बना लेते हैं, तो उस प्रकार के संगठन को सहकारी समिति बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 देखिए अनुच्छेद 44 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य कॉमन सिविल कोड की स्थापना करेगा। राज्य कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड का मतलब होता है कि जब देश एक है तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए समान कानून होना चाहिए। मतलब कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। तो इस प्रावधान को हमने DPSP में डाल दिया, ठीक है। और भारत में लगभग 98% कॉमन सिविल कोड लागू है। और ये जो 2% बचता है आपका, इसको हम इसलिए नहीं कह सकते 2% इसलिए बच गया क्योंकि मुसलमानों के गोद लेने के, तलाक के और कुछ नियम ये अलग होते हैं। तो ठीक है, तो इन मामलों में हमने ये 2% को रखा है। बाकी 98% में सिविल कोड लागू है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में लिखा है जो भी बच्चे 6 वर्ष से कम हैं, जो भी बच्चे
अनुच्छेद 45 में लिखा है कि जो भी बच्चे 6 वर्ष से कम हैं तो राज्य उनको पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है अनुच्छेद 45 में। इसके बाद अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है कि राज्य एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। एससी के लोग और या एसटी और या दुर्बल या कमजोर, दुर्बल या कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस बात का उल्लेख है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 47। देखिए अनुच्छेद 47 में राज्य के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। और प्राथमिक कर्तव्य कौन कौन से हैं राज्य के, आइए देखते हैं। नंबर 1, जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार। दूसरा आपका है पोषाहार, पोषाहार में सुधार। और तीसरा आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में सुधार। ये जो 3 हैं, जो ये कर्तव्य, ये राज्य के प्रथम कर्तव्य हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 47 में, राज्य मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में, ठीक है, बिहार में शराबबंदी हो गई है, मतलब शराब को बंद कर दिया गया है। ये जो शराब जो बंदी की गई है, ठीक है, तो इसका जो आधार है ये आपका अनुच्छेद 47 ही है। ठीक है, कि राज्य सरकार ने अनुच्छेद 47 को आधार बनाकर ही वहाँ पर शराब बंद कर दी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं, आइए अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा और उनके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास करेगा। ठीक है, और उनके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास करेगा, मतलब उन्नत तकनीक का विकास करेगा। ये बात अनुच्छेद आपके 48 में उल्लेखित है। इसके बाद देखते हैं 48A। 48A, राज्य वन्यजीव, वन और पर्यावरण का संरक्षण करेगा, इस बात का उल्लेख है। राज्य वन्यजीव, वन और पर्यावरण का संरक्षण करेगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 48 में दिया गया है। और ये आपका अनुच्छेद 48 है जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत जोड़ा गया था और तब इंदिरा जी की सरकार थी। तो ठीक है, तो इस बात को आप बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं इसके बाद अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49,
देखिए अनुच्छेद 49 के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं या स्मारक स्थल हैं, राज्य उनका संरक्षण करेगा। मतलब जो भी स्मारक स्थल हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व के स्थान, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, राज्य इनका संरक्षण करेगा। तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य जो भी हमारे स्मारक स्थल या विरासत स्थल, ठीक है, विरासत स्थल हैं, ठीक है, स्मारक स्थल, विरासत स्थल और जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, राज्य इनका संरक्षण करेगा। इस बात का उल्लेख किया गया है आपके आर्टिकल 49 में, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है, ठीक है। पहले बहुत सारी पावर कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक दूसरे से बहुत सम्मिलित थी, ठीक है। तो इन पावरों को अलग किया गया। जैसे आज भी आप देखते होंगे कि जो हमारा जो डीएम है तो वो कार्यपालिका का हिस्सा है, लेकिन उसे कुछ शक्तियां न्यायपालिका की भी प्राप्त होती हैं। इस बात का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसी पावर को, पहले डीएम को बहुत पावर हुआ करती थी, ठीक है, न्यायपालिका के संबंध में। तो इसी पावर को कम करने के लिए अनुच्छेद 25 जोर लगाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाएगा। इस बात का उल्लेख दिया गया है आपके आर्टिकल 50 में, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 51। देखिए अनुच्छेद 51, इस अनुच्छेद को भारत की विदेश नीति भी कहा जाता है। जैसे कोई संधि या समझौता होगा तो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके के जो भी विदेश से संबंध जो भी क्रियाएं होंगी, ठीक है, तो वो आपको अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिखाई देंगी। इस बात का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इस अनुच्छेद को भारत की विदेश नीति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 51 तक अनुच्छेद पूर्ण हो गए। इसके बाद देखते हैं, देखिए एक व्यक्ति है केटी शाह, और ये आपके संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तो इन्होंने ये जो डीपीएसपी दिए गए हैं, इनसे इनके बारे में एक सुंदर सी टिप्पणी दी और क्या कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक पर निर्भर है। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो डीपीएसपी है, ये इस प्रकार के प्रावधान हैं कि ये राज्य पर निर्भर हैं। लागू करें तो सही है और ना करें तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में हम न्यायपालिका से कोई मदद नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ से हमने बहुत बारीकी से पढ़ा भाग 4, और भाग 4 के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बहुत बारीकी से पढ़े। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, ठीक है, उसके अंतर्गत भाग 4, और भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत हम मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।